सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइस किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से चीजों को नोट करेंगे, ताकि आप जब रिवीजन करें तो बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाए। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, तो टाइम का सही उपयोग करिए, नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 45 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सबसे पहले किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो मिथिला कला के नाम से भी जानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पट्टा चित्र पेंटिंग, ऑप्शन बी मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन सी वारली पेंटिंग, या ऑप्शन डी काला मेझुतु पेंटिंग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मधुबनी पेंटिंग को गाइस याद रखिएगा मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि मधुबनी पेंटिंग को जो है वो जीआई टैग प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है जीआई टैग जो है गाइस याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग जो है ये प्राप्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में, जो कि आपको याद रखना है कि ये जो है ये कहाँ की पेंटिंग है गाइस। तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये पेंटिंग जो है ये बिहार की पेंटिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ की पेंटिंग है गाइस, तो याद रखिएगा ये बिहार की पेंटिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये बिहार के गाइस मिथिला क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वहीं से ये हुआ। अगर हम बात करते हैं कि मधुबनी पेंटिंग का गाइस आरंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग का जो आरंभ हुआ था 1960 में जो है इस पेंटिंग का आरंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इस पेंटिंग का जो है आरंभ कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इस पेंटिंग का जो आरंभ हुआ था 1960 में इस पेंटिंग का आरंभ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है इसकी जो है मधुबनी पेंटिंग की जो है ये पैटर्न की अगर बात करें, तो इसकी जो है पैटर्न कैसी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी जो पैटर्न है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, याद रखिएगा ज्यामितीय पैटर्न है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी पैटर्न कैसी है गाइस, तो ये आपको लिख लेना है। इसकी जो पैटर्न है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कैसी पैटर्न है। तो याद रखिएगा इसकी जो पैटर्न है ये ज्यामितीय ज्यामितीय पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका पैटर्न भी पूछता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इस पेंटिंग का जो है कौन सा पैटर्न है गाइस, तो याद रखिएगा ज्यामितीय पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसके हम प्रकार के बारे में, यानी कि शैली के प्रकार के बारे में बात करें कि इसकी जो है कौन कौन सी शैली है गाइस, तो इसकी हम शैली के बारे में बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग की, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसकी शैली के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो याद रखिएगा इसकी कौन कौन सी शैली है। तो याद रखिएगा इसकी जो शैली अगर हम बात करते हैं, तो भरनी जो है ये मधुबनी पेंटिंग की शैली हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा काचीन। काचीन जो है गाइस याद रखिएगा ये भी मधुबनी पेंटिंग की शैली हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काचीन हो गया। उसके बाद बात करते हैं गाइस गोदना, जो है इसी की शैली है मधुबनी पेंटिंग की। और कौन सी शैली हो गई गाइस, तो याद रखिएगा गोदना जो है इसी की शैली हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सी शैली हो गई, तांत्रिक हो गया गाइस, तो ये याद रखिएगा ये मधुबनी पेंटिंग की जो है शैली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस मधुबनी पेंटिंग के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करेंगे गाइस, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, मधुबनी पेंटिंग के गाइस प्रमुख कलाकार के बारे में बात करेंगे कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखिएगा इसके प्रमुख कलाकार के नाम आपको जरूर याद रखना है। तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग के प्रमुख कलाकार में सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस सीता देवी, जो कि इन्हें गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो पहला नाम आपको कौन सा याद रखना है गाइस, पहला नाम आपको याद रखना है सीता देवी। उसके बाद बात करते हैं और दूसरा नाम आपको कौन सा याद रखना है गाइस, दूसरा आपको याद रखना है गाइस महासुंदरी देवी, ठीक है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये किससे संबंधित
संबंधित है? तो ये है मधुबनी पेंटिंग से, याद रखिएगा। महासुंदरी देवी जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो याद रखिएगा ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, तो प्रमुख कलाकार की बात गाइस यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो पेंटिंग है ये ज्यादातर जो है गाइस बात करेंगे। यहाँ पे जो है एक पॉइंट आप और याद रखिएगा गाइस, ये पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये चित्रकला जो है ये मुख्य रूप से जो है ये महिलाओं के द्वारा जो है ये किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चित्रकला है गाइस याद रखिएगा, ये किसके द्वारा किया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किनके द्वारा किया जाता है? ये पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये महिलाओं के द्वारा जो है, ये जो है महिलाओं के द्वारा चित्रकला किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मधुबनी पेंटिंग जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका पट्टा चित्र पेंटिंग, ये किस राज्य से संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पट्टा चित्र पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये ओडिशा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टा चित्रा पेंटिंग जो है गाइस ये आपके ओडिशा से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करते हैं वारली पेंटिंग, ये आपके कहाँ से संबंधित है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र के आदिवासियों के द्वारा ये पेंटिंग किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस कि वारली पेंटिंग जो है ये कहाँ की है गाइस? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के, कहाँ से है गाइस? याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के जो है ये पेंटिंग जो है महाराष्ट्र के आदिवासियों के द्वारा ये पेंटिंग किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा महाराष्ट्र के आदिवासियों के द्वारा जो है ये पेंटिंग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सी जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है? तो आपको बताना है कि कौन सी जल संधि है जो कि मैक्सिको को और क्यूबा से अलग करती है। तो आपके ऑप्शन है पाक जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी युकाटन जल संधि, या ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूकाटन सिटी जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पाक जल संधि की बात करें गाइस, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गाइस, तो याद रखिएगा। पाक जल संधि की बात करें तो ये किसको अलग करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पाक जल संधि जो है ये इंडिया और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और श्रीलंका को जो जल संधि अलग करती है गाइस, ये कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पाक जल संधि। पाक जल संधि जो गाइस याद रखिएगा, ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाक जल संधि जो है ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मलक्का जल संधि की गाइस, तो मलक्का जल संधि से आपको क्या याद रखना है? ये किसको अलग करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, मलक्का जल संधि जो है ये सुमात्रा को मलेशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। मलक्का जल संधि जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सुमात्रा और किसको अलग करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, मलक्का जल संधि जो है ये सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछता ही है गाइस, एक एक प्रश्न ये रहता है, ये बहुत टाइम देखने को मिला है, तो याद रखिएगा सुमात्रा और मलेशिया को अलग कौन सी जल संधि करती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है मलक्का जल संधि, ठीक है। युकाटन जल संधि जो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। और अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है आपका स्वेज नहर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में, तो इसका आपको क्या याद रखना है? स्वेज नहर से आपको क्या याद रखना है गाइस? स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वेज नहर से आपको क्या याद रखना है गाइस? तो स्वेज नहर से आपको याद रखना है कि ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो कौन जोड़ती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सुएज नहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो ये आपको बताना है कि केलुचरण महापात्र को जो है ये पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। तो आपके ऑप्शन है 2000 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1970 में, या ऑप्शन डी 2005 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से 2000 में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे केलुचरण महापात्र की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र जो है ये ओडिसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है गाइस, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो है गाइस इनके बारे में बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है गाइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये ओडिसी से संबंधित है। उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें गाइस, तो इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला गाइस। अगर केलुचरण महापात्र की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि इन्हें जो है पद्म श्री भी मिला हुआ है। उसके बाद जो है सबसे पहले बात करते हैं इन्हें पद्म श्री कब मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म श्री मिला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र को पद्म श्री जो प्राप्त हुआ है 1900 गाइस 1974 में जो है इन्हें पद्म श्री मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म श्री कब मिला है, तो 1974 में इन्हें पद्म श्री मिला है। उसके बाद बात करते हैं गाइस इन्हें जो है पद्म विभूषण 2000 में मिला। और अगर हम बात करते हैं पद्म भूषण, तो बताइए कि केलुचरण महापात्र को जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो पद्म भूषण प्राप्त हुआ है वो 1988 में जो है इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कब मिला था, तो 1900 गाइस 1966 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलेगा, इस कब मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1966 में जो है केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी काला अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी अजात शत्रु के शासनकाल में, या ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय किसका शासनकाल था, ये आपको बताना है गाइस। तो अगर हम बात करते हैं कि उस समय जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय जो शासनकाल था वो अजात शत्रु का था। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजात शत्रु जो है ये आपके हर्यक वंश से संबंधित है। अजात शत्रु जो है ये आपके किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था गैस, तो 483 ईसा पूर्व हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये राजगिरी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी गाइस, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से। तो बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये आपको बताना है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है याद रखिएगा महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जो है ये अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति में जो है अध्यक्ष थे महाकश्यप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाकश्यप जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है।
है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था गाइस? तो काला अशोक के शासनकाल में गाइस, याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है गाइस, याद रखिएगा ये किसके शासनकाल में हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति गाइस, याद रखिएगा ये किसके शासनकाल में हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ। अगर हम बात करते हैं कि इनका जो है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये 383 ईसा पूर्व हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 383 ईसा पूर्व हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी या ऑप्शन डी रावी नदी। तो गाइस सबसे पहले अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की अगर हम सहायक नदी के बारे में बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी टोटल कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की सहायक नदी 5 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा सिंधु नदी की सहायक नदी 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी 5 सहायक नदी कौन-कौन सी है गाइस, तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है कि इसमें से जो है सिंधु नदी की सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पहले 5 सहायक नदी के बारे में बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे पहला नाम याद रखिएगा झेलम नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। झेलम के बाद दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है और कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है चिनाब नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है और कौन सी नदी जो सिंधु की सहायक नदी है गाइस, तो याद रखिएगा झेलम चिनाब। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है और कौन सी नदी है गाइस, तो ये हो गया रावी। रावी जो है ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे याद रखना है गाइस व्यास, ये भी जो है ये रावी सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और पांचवें नंबर पे आपकी कौन सी नदी है गाइस, तो पांचवें नंबर पे है आपकी सतलज नदी। तो ये टोटल जो है सिंधु नदी की जगह याद रखिएगा सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये 5 नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिसमें से आपका प्रश्न पूछा गया कि इन पांचों नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चिनाब नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि चिनाब नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चिनाब नदी की कुल लंबाई अगर पूछा जाएगा, जो कि पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चेनाब नदी की अगर कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा चेनाब नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। चेनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेनाब नदी की कुल लंबाई जो है ये 960 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1814 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो है ये 1814 में और कहाँ हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1814 में गाइस, याद रखिएगा ये कलकत्ता में हुआ था। ये आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है, 1814 की कलकत्ता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि किसी का भी जो है गाइस कोई भी सभा खोली जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्टेटमेंट देकर प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको चुनना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी सभा का आपको मुख्य उद्देश्य जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा कि आत्मीय सभा का जो है ये मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था गाइस ये धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार को बढ़ाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक सत्य के प्रचार को जो है बढ़ाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। धार्मिक सत्य के प्रचार को बढ़ाना जो है इसका मुख्य कार्य था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
धार्मिक सत्य के प्रचार को बढ़ाना जो है इसका मुख्य कार्य था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रचार को बढ़ाना इसका मुख्य कार्य था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि है आत्मीय सभा के बारे में। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो गाइस याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक जागरण का पिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक जागरण का पिता किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को गाइस याद रखिएगा, आधुनिक जागरण का पिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आधुनिक जागरण का गाइस याद रखिएगा, पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक जागरण का पिता जो है गाइस याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी दो रचनाएं हैं, जो कि संवाद और कुमेदी जो है, इनकी दो रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले ने किस सभा की स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फुले ने गाइस याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है, ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसके बाद बात करते हैं गाइस देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किसकी स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है, ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो गाइस याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, जो है आपका कौन सा है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की है गाइस, तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, ये स्वामी विवेकानंद ने की है, आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा, इसमें जो क्या है, अनुच्छेद 226 में जो गाइस याद रखिएगा, हाई कोर्ट जो है गाइस याद रखिएगा, हाई कोर्ट जो है गाइस याद रखिएगा, हाई कोर्ट जो है रीट जारी जो करता है, ये किसके अंतर्गत जारी करता है गाइस, तो याद रखिएगा, ये हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है गाइस, याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस के अंतर्गत गाइस, तो याद रखिएगा 226 के अंतर्गत। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है गाइस याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है, ये किसके अंतर्गत करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है, ये जो है 32 के तहत करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस अनुच्छेद 44 में आपका क्या है, तो समान सिविल संहिता जो है, ये किसमें है। अब बात करते हैं कि ये समान सिविल संहिता जो है, ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। समान सिविल संहिता जो है, ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, समान सिविल संहिता जो है, ये अनुच्छेद 44 में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, समाज सिविल संहिता जो है, ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, समाज सिविल संहिता जो है गाइस, याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 में क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य का अगर नाम बदल सकते गाइस, तो ये किसके तहत बदल सकते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी राज्य का नाम बदला जाता है, किसी भी राज्य सीमा इसमें अगर परिवर्तन किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। और गाइस याद रखिएगा, किसी में राज्य में परिवर्तन अगर करना होता है, तो ये कौन करता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 3 के तहत तो परिवर्तन होता है, मगर ये परिवर्तन कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट इसमें परिवर्तन करता है, यानी कि संसद परिवर्तन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी नदी का, ऑप्शन बी नर्मदा नदी का, ऑप्शन सी गोदावरी नदी का, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र में होता है। अगर मैं बात करूँ कहाँ से होता है, तो गाइस याद रखिएगा गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये आपको ध्यान रखना है त्रियम्बक पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो उद्गम होता है ये त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। और त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। त्र्यंबक पहाड़ी जो है गाइस याद रखिएगा त्र्यंबक पहाड़ी जो है ये नासिक में है। और नासिक आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से जो है घुमा करके भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम गोदावरी नदी से रिलेटेड ही बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पे अगर हम गोदावरी नदी से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइस, सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी की जो है ये कुल लंबाई कितनी है गाइस। तो अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें गाइस, तो 2022 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है ये कितनी है, 2022 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है 2022 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस की गोदावरी नदी को गाइस याद रखिएगा इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी को गाइस याद रखिएगा इसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी जो है गाइस, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये प्रायद्वीपीय भारत की गाइस याद रखिएगा गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये आपको नोट करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन है, तो ये है आपकी गाइस याद रखिएगा ये कौन सी है, तो ये है आपकी गोदावरी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी के सहायक के बारे में, सहायक नदियों के बारे में गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम इसके सहायक नदी के बारे में बात करें गाइस, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है जो कि कौन कौन सी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसकी जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती जो है इसकी सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इंद्रावती जो है इसकी सहायक नदी हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है मंजीरा नदी जो है इसकी सहायक नदी हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हो गया आपका प्राणहिता जो है ये भी कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राणहिता जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राणहिता जो है गाइस याद रखिएगा ये भी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी। तो गोदावरी नदी से आपको इतना याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अमरकंटक जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ये उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र का नदी का जो उद्गम होता है ये तिब्बत से होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तिब्बत से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे उद्गम आपको बता रही हूँ। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और याद रखिएगा इसे बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन कर्मानुसार व्यवस्थित है। तो आपके ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश और सुख वंश। यानी कि आपको इसमें कर्म के अनुसार बताना है। सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद सुख वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुख वंश। ये ऑप्शन डी कह रहा है कि पहले नंद वंश, पहले हर्यक वंश, पहले सुख वंश या पहले मौर्य वंश। तो गाइस याद रखिएगा सबसे पहले तो जो है वो हर्यक वंश है, जो आप सभी को पता होगा।
होगा। हर्यक वंश के बाद जो है ये किसका शासन आया था गाइस, तो याद रखिएगा हर्यक वंश के बाद जो है ये नंद वंश का शासन आया, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश का, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम हर्यक वंश के शासन काल की बात करें कि हर्यक वंश का जिसमें कि आपको अजात शत्रु जो है ये सब किसमें कहेगा, इससे याद रखिएगा ये सब जो है आपको हर्यक वंश के शासन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम शासक है, अगर हम बात करें इन हर्यक वंश ने कब तक शासन किया था, तो 544 से लेकर गए, याद रखिएगा हर्यक वंश ने कब से शासन किया था, 544 से लेकर गए 414 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन था। उसके बाद अगर हम नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का शासन था 344 से लेके गए, ये आपको ध्यान रखना है। नंद वंश का शासन था वो कब से था, 344 से लेके गए, याद रखिएगा कब से था, 323 तक। ठीक है, 344 से लेके 323 तक किसका शासन था, हर्यक वंश का। उसके बाद अगर हम मौर्य वंश की बात करें गए, तो मौर्य वंश ने गए, याद रखिएगा 323 से लेकर 323 से लेके गए, याद रखिएगा किसका था, तो याद रखिएगा 323 से लेकर जो है इसका 184 ईसा पूर्व तक जो है ये मौर्य वंश ने शासन किया। और शुंग वंश का था गैस 184 से लेकर के 75 वर्ष। ठीक है, 184 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक जो है ये शुंग वंश ने शासन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे गैस, यहाँ पे अगर आप शासन काल देखेंगे जो कि हर्यक वंश और नंद वंश के बीच में 544 से लेकर 412, तो फिर इसके बीच जो शासन होगा वो 412 से स्टार्ट होगा। तो हर्यक वंश के बाद गाइस नंद वंश का शासन नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग करके घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है डायनेमोमीटर का, ऑप्शन बी बैरोग्राफ का, ऑप्शन सी बैरोमीटर का, या ऑप्शन सी डेंसिटी मीटर का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डेंसिटी मीटर का प्रयोग करके गाइस याद रखिएगा घनत्व ज्ञात किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायनेमोमीटर का, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है किससे, तो याद रखिएगा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति जो है ये किससे मापा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति मापा जाता है ये डायनेमोमीटर से मापा जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति जो है ये किससे मापा जाता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति जो है ये किससे मापा जाता है, तो उत्पन्न की गई शक्ति को जो है मापा जाता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है डायनेमोमीटर से। ठीक है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को किससे मापा जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है डायनेमोमीटर से। और डेंसिटी मीटर से जो है याद रखिएगा इसका घनत्व ज्ञात किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैरोमीटर की अगर बात करें गाइस तो वायु दाब जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वायु दाब जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे मापा जाता है, तो वायु दाब जो है ये बैरोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है पोटेशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन डी कैल्शियम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों में से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है। तो आपके ऑप्शन है डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी कैंडेला, या ऑप्शन डी मैक। तो यानी कि आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है इसकी ध्वनि तरंगों में से कौन सा शब्द है जो ध्वनि तरंगों से नहीं जुड़ा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डेसिबल की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर बताने से पहले पहले मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो डेसिबल की अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या ये होता है, तो याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता जो है गैस, याद रखिएगा इससे जो क्या मापा जाता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, डेसिबल जो है ये किससे संबंधित है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी ध्वनि से संबंधित हो गया आपका डेसिबल। अगर हम बात करते हैं गैस यहाँ पे हर्ट्ज की, तो हर्ट्ज की आपको क्या याद रखना है कि ध्वनि की आवृत्ति जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की आवृत्ति जो है ये हर्ट्ज कहलाता है। ध्वनि की आवृत्ति जो है ये क्या होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की आवृत्ति जो है याद रखिएगा ये हर्ट्ज कहलाता है। तो हर्ट्ज जो है ये किससे संबंधित हो गया, ध्वनि से भी। आपसे प्रश्न क्या था, ध्वनि तरंगों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस आपके मैक का, तो मैक जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम मैक की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है ध्वनि की अधिक चाल से। ध्वनि की अधिक चाल से कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ध्वनि की अधिक चाल से जो है ये मैक संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ध्वनि की अधिक चाल से कौन संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की अधिक चाल से गाइस याद रखिएगा मैक संबंधित है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कैंडेला, कैंडेला जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति की तीव्रता जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्योति की तीव्रता जो है ये कैंडेला जो है किससे संबंधित है? ज्योति की तीव्रता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये ध्वनि से नहीं संबंधित है, ये ज्योति से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कैंडेला जो है ये ज्योति की तीव्रता से संबंधित है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने, या ऑप्शन डी मिहिर भोज ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एलोरा में कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण प्रथम ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि कृष्ण प्रथम जो है ये किस वंश से संबंधित है, तो कहीं कहीं पे जो है आपको जो वंश से भी दे देता है कि एलोरा का मंदिर का निर्माण जो है ये किस वंश ने करवाया। तो याद रखिएगा एलोरा मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि राजपूत वंश से संबंधित है। ये किस वंश से संबंधित है? तो राजपूत वंश से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण कब करवाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो है इन्होंने कब करवाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं शताब्दी में जो है याद रखिएगा इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अगर हम बात करते हैं गाइस 18वीं शताब्दी, अब 8वीं शताब्दी आपका कब हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1756 से लेके 1756 से लेके गाइस याद रखिएगा 1756 से लेकर 1773 के बीच जो है गाइस याद रखिएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये महाराष्ट्र के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस एलोरा में जो गाइस एलोरा में कुल कितनी गुफाएं गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलोरा में जो गैस याद रखिएगा कुल कितनी गुफाएं गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा में जो गैस याद रखिएगा 100 गुफाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है एलोरा में कुल 100 गुफाएं हैं। अगर हम बात करें कि अब कितनी गुफाएं जो है ये खुली हुई है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलोरा में जो है कुल 34 गुफाएं जो है गैस याद रखिएगा ये खुली हुई है। एलोरा में कितनी गुफाएं खुली हुई है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा में जो है 34 गुफाएं जो है ये खुली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा में कितनी गुफाएं खुली हुई हैं? 34 गुफाएं खुली हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है, ठीक है? तो आपको बताना है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो आपके ऑप्शन है गाइस, इसका सबसे पहले हम डायोप्टर को समझते हैं, ठीक है? तो डायोप्टर को गाइस याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपका ध्यान रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है ये क्या कहलाता है, तो लेंस के क्षमता का मात्रक जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक गैस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ये क्या होता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है डायोप्टर होता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस, यानी कि आपको क्या याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं गैस यहाँ पे कि इसका जो है डायोप्टर का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला जो होता है ये आपको ध्यान रखना है P बराबर 1/f होता है, जो कि मीटर में होता है। अगर मीटर ऊपर जाएगा तो ये आपका किस में हो जाएगा, मीटर इसमें हो जाएगा। तो गाइस याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आपको बताना है राष्ट्र कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी फरुद्दीन अली अहमद, या ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो राष्ट्रपति थे, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी थे, वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगर हम बात करें गाइस कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष थे, ये कब थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी जो है ये लोकसभा अध्यक्ष कब थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये लोकसभा अध्यक्ष थे, कब से कब तक इनका कार्यकाल था, तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल था 1967 से लेकर इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था लोकसभा अध्यक्ष, और कब तक थे 1969 तक जो है ये लोकसभा अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लोकसभा अध्यक्ष के में अध्यक्ष थे गाइस नीलम संजीव रेड्डी, तो याद रखिएगा ये चौथे अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी के में अध्यक्ष थे, चौथे अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि इनका कार्यकाल 1967 से स्टार्ट हुआ था और 1969 में। उसके बाद गैस याद रखिएगा ये राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति में जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक। उसके बाद याद रखिएगा गाइस नीलम संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे गाइस, तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है गाइस, याद रखिएगा ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी का जो है कार्यकाल कब से कब तक था गाइस राष्ट्रपति के रूप में, तो याद रखिएगा निर्विरोध राष्ट्रपति जो है गाइस, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, निर्विरोध राष्ट्रपति जो है ये चुने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक था गाइस, तो इनका जो कार्यकाल था ये 1977 से लेकर गाइस, इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर गाइस 1982 तक ये राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन से थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति गाइस याद रखिएगा कौन थे, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन से थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रपति भारतीय आंगल समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लोकसभा में मनोनीत करता है कितने प्रतिनिधियों को, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 प्रतिनिधियों को, ऑप्शन बी 4 प्रतिनिधियों को, ऑप्शन सी 7 प्रतिनिधियों को, या ऑप्शन डी 8 प्रतिनिधियों को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जो है आंगल भारतीय समुदाय से लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और अगर इसी जगह आपसे राज्यसभा पूछा जाता कि राज्यसभा से ये कितने सदस्यों को मनोनीत करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा से जो है ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा से जो है ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। एक बार जो है एग्जाम में पूछा गया था गाइस, कि इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिसमें आपको दिया गया था 2, 12, 14। तो गैस जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जुड़ जाएगा गैस, तो वहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता, 14 हो जाता गैस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए योग को, ऑप्शन बी कुंभ मेला को, ऑप्शन सी संकीर्तन को, या ऑप्शन डी लावनी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लावनी को नहीं मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना। और लावनी जो है ये आपकी कहाँ की लोक कला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। लावनी जो है महाराष्ट्र की लोक कला नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। लावनी जो है ये कहाँ की है guys, ये आपको ध्यान रखना है। लावनी जो है ये महाराष्ट्र की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस योग को जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। योग को 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर का जो संकीर्तन है इसे कब किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर का संकीर्तन जो है इसे 2013 में किया गया। संकीर्तन जो है ये कहाँ गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संकीर्तन जो है ये मणिपुर का है, लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस याद रखना है कुंभ मेला, जो कि 4 बार लगता है गाइस, याद रखिएगा, जो कि एक 4 वर्षों में लगता है गाइस। तो इसे कब किया गया, 2017 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है आपसे सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन डी राज्यसभा की 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा यहाँ पे बोला है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। तो कभी कभी है ना प्रश्न पढ़ने में गलती नहीं करिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। तो किस बेसिस पे आप हटा सकते हैं, तो याद रखिएगा उन्हें तभी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव होगा जिसकी स्वीकृति जो है लोकसभा करेगा, तभी आप राज्यसभा को हटा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। तो आपके ऑप्शन है वर्ष 1707 में, ऑप्शन डी वर्ष 1699 में, ऑप्शन डी वर्ष 1599 में, या ऑप्शन डी वर्ष 1657 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खालसा पंथ की स्थापना जो गाइस याद रखिएगा वर्ष 1699 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना जो गाइस याद रखिएगा ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जो है गाइस याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने जो है ये किसकी स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने जो गाइस याद रखिएगा ये खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह गाइस याद रखिएगा सिखों के 10वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह गाइस याद रखिएगा ये सिखों के कितवें गुरु थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह गाइस याद रखिएगा सिखों के 10वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह गाइस याद रखिएगा सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना जो है याद रखिएगा ये कब हुई थी, तो बैसाखी के पर्व के दिन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना जो है ये बैसाखी पर्व के दिन जो है गाइस याद रखिएगा, बैसाखी पर्व के दिन जो है गाइस याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं गाइस खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह से। गाइस याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह से आपको याद रखना है कि इनकी जो है कुछ रचनाएं थी। गाइस याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह से याद रखिएगा कि इनकी कुछ मुख्य रचनाएं थी। अगर हम बात करें कि गुरु गोविंद सिंह की जो गाइस याद रखिएगा इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह की जो है मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह की गाइस याद रखिएगा इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि पूछा जाता है, याद रखिएगा चंडी चरित्र जो है गाइस याद रखिएगा इनकी मुख्य रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चंडी चरित्र जो है गाइस याद रखिएगा चंडी चरित्र जो है ये जो है गुरु गोविंद सिंह की जो है मुख्य रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चंडी चरित्र जो है गाइस याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की मुख्य रचनाएं हैं। उसके बाद है जो कि आपको एक और याद रखना है गाइस दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ जो है ये किसने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दसम ग्रंथ जो है गाइस याद रखिएगा किन्होंने लिखा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दसम ग्रंथ जो है किन्होंने लिखा था, दसम ग्रंथ जो है याद रखिएगा इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है, 1699 में बैसाखी के पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी श्रीगुप्त ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुप्त वंश के जो सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का जो सेट था सेट 45 वो कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन या कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकेंड चीज है प्लीज गाइस प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।